कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि उत्पादों में मानकीकरण चिन्हों के महत्व पर और साथ में भाइयों जानकारी लेंगे नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई में सावधानियों पे और साथ ही भाइयों जानकारी साझा करेंगे आम के बागों की देखभाल पे और करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन भी और जो दूसरे समसामयिक विषय है उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों कृषि उत्पादों में मानकीकरण चिन्हों के महत्व पे। किसान भाइयों, भारत में अलग अलग उत्पादों पर इस समय जो है 7 प्रमाणन चिन्ह जारी किए गए हैं और ऐसे में एक निशान है एग मार्क। जो एग मार्क है भाइयों वो कृषि उत्पादों के लिए जारी किया जावा है और एग मार्क मानकों में भारत के जो है 224 जो है विभिन्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता निर्देश इसमें शामिल करे गए हैं और हर एक उत्पाद का जो ग्रेडिंग मानदंड है एक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके ही निर्धारित किया जावा है और साथ ही भाइयों कृषि उत्पादों के जो नमूने हैं वो पूरे देश से सीधे उत्पादक क्षेत्र और जो थोक बाजार है उससे लिए जावे हैं और इन वस्तुओं का परीक्षण देश भर की हर एक जो एग मार्क स्थानीय प्रयोगशाला है उनमें कराया जावा है और जो एकत्रित करी गई जानकारी है उसका प्रयोग करके मानकों को विकसित और उन्हें फिर तैयार कराया जावा है। एग मार्क जो प्रमाणन है वो राज्य के स्वामित्व वाली जो एग मार्क अनुसंधान सुविधाएं हैं वो तैयार करे हैं और जो देश भर में परीक्षण और लाइसेंसिंग केंद्र हैं उनके रूप में वो काम करे हैं। 11 नोडल शहरी क्षेत्रों में और क्षेत्रीय एग मार्क प्रयोगशालाएं और नागपुर में भाइयों केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला CAL है और हर एक जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला है वो पूरी तरह से सुसज्जित है, उसमें सभी तरह के उपकरण उपलब्ध हैं और उसके साथ भाइयों क्षेत्रीय रूप से जो महत्वपूर्ण जो डाटा है उसका विश्लेषण करके ही व्यवहारिक जो है अनुभव लिया जावा है और इसका नतीजा ये निकला कि भाइयों जिस तरह जो आइटम है उसका विश्लेषण किया जा सका है और केंद्रों के बीच उसको साझा भी करा जा। और भाइयों जो ये जो एग मार्क है इसकी हम जो ये एग मार्क ग्रेडिंग योजना है उसके उद्देश्य की बात करें तो भाइयों यह जो योजना है इसका उद्देश्य है ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता स्वच्छ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कराना। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा खाद्य उत्पादों के सही वजन के लिए एग मार्क चिन्ह का जारी किया जाना भी जरूरी है और एग मार्क अंक ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जो स्थानीय किसान भाई हैं उनके द्वारा जो उत्पादित कृषि वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता और शुद्धता की पुष्टि करने के लिए अधिकारियों के प्रत्यक्ष निरीक्षण के तहत उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त पैकर्स को ही प्रदान किया जाए ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा आमदनी हो। और साथ ही भाइयों ये जो एग मार्क प्रमाणीकरण है वो निर्यात और घरेलू बाजार दोनों के लिए भी पूरा किया जावा है। और एग मार्क के लाभ की बात करें तो एक तो भाइयों ये जो ग्राहक है और विक्रेता है उन दोनों में विश्वास पैदा करा है। दूसरा ये जो अंतर्राष्ट्रीय और जो विश्वव्यापी जो मार्केटिंग है उसको भी अधिक सुविधाजनक बनाता है। साथ ही बाजार के जो विवाद हैं उन्हें भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद करा है और जो मूल्य निर्धारण है वो स्थिर रहने की भी गारंटी देवा है। साथ ही गोदाम में रखे गए खाद्य के जो ग्रेड है उसके आधार पर भी किसान जो है आसानी से बैंक से ऋण आसानी से ले पाएंगे और साथ ही जो बिचौलिए हैं वो जो अपना मनमर्जी का मूल्य निर्धारित करे हैं वो भी इससे खत्म हो जाए। साथ ही फसल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाने में भी मदद मिला है और उत्पादक और विक्रेता भाइयों दोनों के लिए लेन देन जोखिम कम से कम करता है। साथ ही साथ बाद की जो मार्केटिंग है उसको भी आसान बनाया जावा है और ग्रेड गुणवत्ता के एक जो वाणिज्यिक संकेतक है उसके रूप में भी इसको विकसित किया जावा है और यह अनुबंध जो है खेती के कार्यान्वयन में भी बड़ी मदद करा है और साथ ही जो एग मार्क है उसके ग्रेड मानकों का निरूपण भी किया जावा है। जिस तरह कृषि जो पदार्थ हैं उसके मानकों का विकास समय लेने वाला काम है भाइयों और अलग अलग प्रकार की जो कृषि जलवायु है परिस्थिति है उसमें जो कृषि वस्तुएं हैं उसकी सैकड़ों किस्मों की खेती हम करें हैं तो उसका नतीजन क्या है कि भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं उसमें काफ़ी विभिन्नता आ जाए है और कृषि जिन्स मानदंड वैज्ञानिक रूप से ही फिर तो है तैयार करे जाए हैं जिसमें आमतौर पर कुछ चरण शामिल हैं। जिस तरह कृषि फसल जिसके लिए ग्रेडिंग मानकों को विकसित करने की जरूरत है वो राष्ट्रीय महत्व मांग और आवश्यकता के आधार पर ही चुनी जावे है। दूसरा एक नमूना रणनीति और उन स्थानों के आधार पर बनाई जावा है जहां उत्पाद की खेती
संसाधित और विपणन आसानी तक करा जा सके। और साथ ही भाइयों वस्तु की शुद्धता है और ग्रेड का जो मूल्यांकन है उसके लिए भी भौतिक और रासायनिक मानदंड निर्धारित करे जावे हैं। नमूना रणनीति के अनुसार फील्ड कार्यालय क्षेत्र और थोक और खुदरा बाजार से जो उत्पाद के नमूने हैं वो एकत्रित करे जावे हैं। और साथ ही भाइयों क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाओं और जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है उसमें चयनित जो मानदंड हैं उनके लिए नमूनों का परीक्षण करा जावे है। साथ ही विश्लेषण के जो परिणाम है वो सांख्यिक विश्लेषण के अधीन रखे जावे हैं और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला अलग अलग ग्रेडों के लिए गुणवत्ता और मानदंड सीमाएं प्रदान करें हैं। साथ ही खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 और कोडेक्स एलिमेंट्रियन कमीशन ISO और अन्य ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के में जो स्थापित वस्तुओं की आवश्यकताओं पर भी विचार किया जावा है। और एगमार्क मानकों पर भाइयों उपयुक्त समिति मसौदा मानकों की जो समीक्षा है उसके लिए व्यापार उद्योग और उपभोक्ता समूह के साथ बैठक करी जावा है। कानून और न्याय मंत्रालय है उसमें भी उत्पाद के लिए जो प्रारंभिक जो ग्रेडिंग है और जो लेबलिंग नियम है उनका भी मसौदा तैयार किया जावा है और उनका परीक्षण किया जावा है, जिससे बाद में जो है हिंदी में अनुवादित करके सही जो है हितधारकों से उनकी टिप्पणी और विचारों को आमंत्रित किया जावा है और उसको फिर भारत सरकार के राजपत्र में जारी किया जावा है। और साथ ही भाइयों प्राप्त जो टिप्पणी है सुझाव है वो जो विचार उन पर भी विचार करने के बाद एक अंतिम अधिसूचना एक अंतिम मसौदा तैयार किया जावा है जिसकी विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भी समीक्षा करी जावा है। और इससे भाइयों जो कृषक भाई है हमारे किसान भाई हैं उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है और दूसरा जो ग्राहक है विक्रेता है उपभोक्ता है उन सब ने इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो ये तो हमने करी भाई चर्चा कृषि उत्पादों में मानकीकरण चिन्हों के महत्व पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और भाइयों इवले में जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की। तो कल भाइयों दिन है वीरवार और दिन वीरवार ने है भाई कार्यक्रम किसान वाणी। और किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों कल चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं में थनैला रोग कारण लक्षण और उसके उपचार पे। और साथ ही भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे कृषि में आधुनिक तकनीक का योगदान। और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती जीवामृत या तरल जैविक खाद बनाने की विधि और उसके उपयोग पे। और लेवा भाइयों मौसम की जानकारी डॉक्टर ममता है। नमस्कार किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वातावरण में नमी की बात करें तो वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता 65 से 32% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 7 घंटे 58 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 16 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान 15 और 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 15 मार्च से जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। आपसे निवेदन है आप अपने सरसों की फसल की कटाई का कार्य पूरा कर लें। साथ ही किसान भाइयों, आपसे निवेदन है आप गेहूं
फसल में सिंचाई का कार्य रोक लें, क्योंकि हल्की बारिश की स्थिति के कारण फसल गिरने की संभावना हो सकती है। साथ ही किसान भाई आप अपने मक्का फसल में भी सिंचाई का कार्य रोक लें। किसान भाइयों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के द्वारा किसान मेले का आयोजन 13 मार्च को किया जा रहा है। किसान मेले का जो शीर्षक है फसल अवशेष प्रबंधन। यह मेला 13 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 में स्थित है। आप 13 मार्च को 12 बजे पहुंचकर वैज्ञानिक आधार पर तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाएं। धन्यवाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. आंखों में भर के अंगार, दुल्हन का करके श्रृंगार, पूरा देखना है ना, लीजिए। आखिर क्यों आई अपने साजन के द्वार। ससुराल झुमकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। और भाइयों की करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई में सावधानी में। किसान भाइयों, जो ज्वार की फसल है वो अधिक जो पौष्टिक आहार है और एक पौष्टिक चारे के रूप में भी किसान भाई जो है ज्वार की फसल ले सके हैं। और इसमें जो ज्वार की जो उन्नत किस्में है वो है अधिक और पौष्टिक चारे के लिए किसान भाई जो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जो है या अनुमोदित जो किस्में हैं वो लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसमें जो मुख्य किस्म है भाई वो है HC 136, HC 171, HC 260, स्वीट सूडान घास 59.3 और HC 308 और HJ 513 जो है चारे की कमी के दिनों में चारा उपलब्ध कराने वाली और मार्च के अंत तक जो है सूडान घास की बिजाई करा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और साथ ही भाइयों, सिंचाई के अगर समय की बात करें तो चारे के लिए ज्वार की 2 फसलें उगाई जा सकते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन फसल जिसकी बिजाई किसान भाई जो हैं 20 मार्च से 10 अप्रैल तक ले सकते हैं। और इस फसल में भाइयों गर्मी के चारे की जो कमी के दिनों में खास तौर पर जो किसान भाई हैं वो उन्हें हरा चारा उपलब्ध रहेगा। और इस फसल खातर भाइयों स्वीट सूडान घास उगानी ज़्यादा बेहतर हुआ है। और बरसात की फसल की बिजाई मानसून की जो पहली बारिश होने के समय पर कर लेनी चाहिए। आमतौर पर 25 जून तक 10 जून तक का जो समय है वो बरसात की फसल खातर बढ़िया माना जावे। तो किसान भाई जो है 2 जो है फसल ले सके हैं। एक तो मानसून की फसल जो कि 25 जून तक 10 जुलाई के बीच में इसकी बिजाई कर सकते हैं किसान भाई, और दूसरी जो है ग्रीष्मकालीन फसल है उसकी बिजाई 20 मार्च से 10 अप्रैल तक किसान भाई कर सके हैं। बीज की मात्रा और बिजाई के तरीके की बात करें तो भाइयों सूडान घास ने छोड़कर ज्वार की जितनी भी सारी किस्म है उन खातर 20 से 24 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और सूडान घास खातर भाइयों 12 से 14 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से जरूर लेवाएं। और बिजाई भाइयों बिखेर कर करने की बजाय जो है कतारों में 25 सेंटीमीटर का फासला रखकर करने से जो है ज़्यादा अच्छी फसल किसान भाई ले पाएंगे। और साथ ही खाद की बात करें तो भाइयों अधिक और पौष्टिक चारे खातर उचित और संतुलित मात्रा में खाद का अगर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और खाद की मात्रा विशेष तौर पर जो नत्रजन है उसकी वर्षा और सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी की पर ही निर्भर करे है कि सिंचाई किस तरह की है, पानी कितना उपलब्ध है उसके हिसाब से। और कम वर्षा और सिंचाई की कमी की परिस्थिति में भाइयों बिजाई तक पहला 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि हमने 80 किलोग्राम किसान खाद या जो 45 किलोग्राम यूरिया है उस हमने मिल जाएगी, वो 1 एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है। और डेयरी जो पशुओं में है फास्फोरस की पूर्ति खातर भाइयों चारे के लिए उगाई गई ज्वार में जो बिजाई था पहला 6 किलोग्राम हमने उसमें फास्फोरस और साथ ही 1 एकड़ के हिसाब से डालनी है। और समुचित जो जल व्यवस्था वाले क्षेत्र है उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई तक पहला और 10 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है वो हमने 1 महीने के बाद डालनी है। और सूडान घास के लिए भाइयों हर कटाई के बाद 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ के हिसाब से हमने देनी है। और साथ ही भाइयों फसल की अच्छी बढ़वार खातर फसल में खरपतवार
समय समय पर निकाल दे रहे हैं, निराई गुड़ाई कर दे रहे हैं। और इसके लिए भाई बिजाई के 15 से 20 दिन के बाद एक बार जो है कसोले तय गुड़ाई जरूर कर लें। और खरपतवार की रोकथाम खातर भाइयों बिजाई के 7 से 15 दिन के अंदर में 200 ग्राम एट्राजीन 50% घुलनशील पाउडर ने 250 लीटर पानी यानी कि 250 लीटर पानी में मिलाकर उसमें छिड़काव कर सकें हैं। और ग्रीष्मकालीन यानी कि जो मार्च अप्रैल की फसल है उसमें अधिक सिंचाई की हमने थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम 4 से 5 सिंचाई ज़रूर करें। और जो वर्षाकालीन यानी कि हमने जो जून जुलाई में फसल लेनी है उसमें 2 सिंचाई भी पर्याप्त रहेंगी। बाकी जो मौसम है बारिश उसके हिसाब से जो है अगर बारिश कम हो रही है तो 2 की बजाय 3 या 4 भी हम सिंचाई कर सकें हैं। और हानिकारक कीड़े और बीमारी जो उनकी हमें रोकथाम करनी है। और जो चारे के लिए उगाई गई ज्वार है उसकी फसल में गोब छेदक मक्खी और तना छेदक कीट ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। गोब छेदक मक्खी फसल को मार्च से जो है मध्य मई और मध्य जुलाई तक सितंबर तक नुकसान पहुँचाए हैं। इसलिए भाइयों फसल की मध्यम जो मई से जून तक की बिजाई करें तो बीज की 10% अधिक मात्रा प्रयोग में लेकर आवें, क्योंकि अधिक प्रकोप होने पर जो फसल है उसमें 300 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 इसी ताकत की दवाई ने 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और तना छेदक का आक्रमण अगर फसल में हुआ है तो फसल लगाने के 15 दिन के बाद जो है इसका असर देखने मिल जाए तो छोटी फसल में ही पौधे की जो गोब है वो सूख जाए। और इस कीड़े की रोकथाम खातर भाइयों 400 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 इसी ताकत की दवाई ने 400 ग्राम कार्बिल 50% घुलनशील पाउडर के साथ 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ फसल पर बिजाई के 20 दिन के बाद और 10 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव कर लें तो जो है ये हानिकारक जो कीड़े हैं इनकी जो गोब छेदक मक्खी और साथ ही जो तना छेदक जो कीट है उसके असर न हम कम कर पाओगे। तो ये थी भाई जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई में सावधानी में। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन सुनैया रागनी। और जल्लादों ने अपने तेगे म्यान से बाहर निकाले और नगरी में करलाट मच गया पूरण ने ले साले जल्लादों ने अपने तेगे पूर्ण की करो कत्ल करने की तैयारी ज्ञान लिया फिर बरमाया इब करण लग गया जारी किसा कबूतरी जो गैर जगह पे लेता फिर उड़ारी यो किसा कबूतर गैर जगह पे पूर्ण मल की सोनी कत्ल होने की पूर्ण मल की सोनी कत्ल होने की दुनिया के दिल हाले नगरी में करनाट मच गया पूर्ण ने ले साले
दुनिया चक करी सकी सी धोवन लागी सारी दुनिया अपने करमान टोहन लागी पूरन मल की सुनी कत्ल होने की फिर दुनिया रोवन लागी और पूरन मल की नुक नूना दे पापन ने भाइयों नूना दे पापन ने भाइयों बड़े बड़े घर गाले नगरी में कर्नाट मच गया पूरन ने ले साले और शंखपति सब चीज छाट के लियो न्यारे न्यारे बाग यले दा कति बाट के लियो देख पूरन मर का आदमा सोरी शाम काट के लियो ये दो बर्तन दूं कन्या तक तुम कति डाट के लियो ये दो बर्तन कन्या तक तुम कति डाट के लियो और थाली में दो आंख धरो थाली में दो आंख धरो और भरो खून के प्याले नगरी में कर्नाट मच गया पूरन ने ले सर माए बढ़िया माल पूरन के पेट में जब काम देव गरमाए फिर सारी दुनिया जती कहती बहुत घने सर माए 12 साल रहा भोरे में ये पूरन ने भर माए और 12 साल लक्ष्मी चंद ये कित फरमाए श्री लक्ष्मी चंद ये कित फरमाए संतान दाल मसाले नगरी में पूरन ने अपने थे ज्ञान से बाहर निकाले नगरी में ये तो सुनी भाई ना रागणी और इब ले भाई जानकारी आम के बागों की देखभाल पे। किसान भाइयों, आम फलों का राज्य है और आम के पेड़ों में कई तरह की बीमारी लगे हैं और इन बीमारियों की अगर हम समय पर रोकथाम ना कर पाएँ तो जो फल है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुँचे हैं। और आम की जो प्रमुख बीमारी हैं उनकी रोकथाम किस तरह करनी है, क्या उनकी पहचान है, तो उसमें जो मुख्य बीमारी एक तो है विकसित रोग या फिर इसने गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। ये रोग जो है ज़्यादातर व्यापक और घातक हुआ है क्योंकि बड़े पैमाने पर रोग फैल रहा है और इस रोग का प्रकोप भाइयों पौधे की जो किस्म है, आयु है, मौसम है और जो जगह है उसके अनुसार अलग अलग देखा जावे है। और इसके 2 प्रकार के लक्षण आमतौर पर देखे जावे हैं। एक तो पहले प्रकार में अधिकतर जो बड़े पौधे हैं उन पर बोर आते समय फूलों के स्थान पर फूलों का गुच्छा सा बन जाए
और साथ ही इन गुच्छों में भाइयों छोटी छोटी पत्तियों भी दिखाई देनी शुरू हो जाए और ऐसे रोगी जो फूल हैं वो स्वस्थ फूलों तय पहले आ जाए और इन गुच्छों में मादा फूलों की अपेक्षा नर फूलों की संख्या ज़्यादा हो है और ऐसे गुच्छों पर भाइयों फल नहीं लगते और अगर लग भी जाए तो छोटी अवस्था में वो गिर कर पड़ कर सूख जाए। और दूसरे प्रकार के भाइयों उसमें छोटे पेड़ों में ही है पहली और दूसरी शाखा के जो सिरे हैं उसके निकट ही नई पत्तियों में शुरुआत हो जाए और छोटी छोटी पत्तियां जो है एक गुच्छा सा बना ले हैं जो झाड़ू जैसी दिखाई देवे हैं और रोगग्रस्त पौधे की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाए और कभी कभी तो भाइयों बहुत छोटी अवस्था में पौधा मर जाए। और इसका मुख्य कारण एक फफूंदी है और ये जो फफूंद है भाइयों इसका जब आक्रमण पौधे पर हुआ है तो पौधे में जो हार्मोन का असंतुलन होने के कारण इस रोग की उत्पत्ति हो है। इसके अलावा जो है बोर आते समय तापमान कितना है, कैल्शियम और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, विषाणु पूरा वर्ष कितना रहा है या अधिक सिंचाई और भूमि के अलग अलग तत्वों में कमी का होना भी इस रोग के दूसरे कई कारण हैं। और इसके नियंत्रण खातर भाइयों रोग नियंत्रण खातर अगस्त सितंबर में जो है सभी जो बेढंगे फूल हैं या जो रोग ग्रसित गुच्छे हैं उन्हें लगभग 6 से 12 इंच जो है पीछे की से टहनी के निचले हिस्से तक कैंची तक काट दें। और फफूंदी और कीड़ों से बचाव खातर भाइयों अगस्त सितंबर तथा दिसंबर जनवरी में तो कैप्टान 100 ग्राम दवा 100 लीटर पानी मिलाकर और मेलाथियान जो है वो भी 100 ग्राम हमने इसका मिश्रण बनाकर टॉनिक के रूप में इसका छिड़काव करना है। और साथ ही भाइयों जो पुष्प गुच्छे हैं बढ़ने की अवस्था है उसमें बावस्टी नामक दवाई का 200 ग्राम दवा हमने 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है और 1 हफ्ते के अंतराल पर इसके जो है 3 छिड़काव हमने करने हैं। और पेड़ों को भाइयों फरवरी के मध्य तक जो प्रारंभिक फूलों तरहित और भी जो रोग हैं उन पर हमने नियंत्रण करना है। सितंबर के अंत में या अक्टूबर तक शुरुआत में भाइयों 300 ppm हमने इसमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो कि 30 ग्राम NNA जो है हमने 100 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना है। और साथ ही भाइयों जैसे टहनी मार रोग है तो टहनी मार रोग से बचाव खातर भाइयों जो रोग ग्रसित टहनियाँ हैं उन्हें काट दें और कटे हुए स्थान पर जो है बोर्डो पेस्ट लगा दें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो 0.3% का घोल जो है जनवरी फरवरी अप्रैल और सितंबर में इसका छिड़काव करें। साथ ही साथ भाइयों जो सफ़ेद चूर्णी रोग है उसके नियंत्रण खातर भी जो है हमने जो आधे बोरेक्स है यानी कि 6 ग्राम हमने बोरेक्स लेना है 1 लीटर पानी में और उसके 2 छिड़काव हमने फूल आने तक पहला फरवरी तक अप्रैल के महीने में करने हैं और तीसरा छिड़काव हमने फल बढ़ने के बाद जो है लगभग 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना है। और जुलाई से सितंबर के महीने में जो सभी जो बेढंगे फूल हैं उनके गुच्छे हमने काट डालने हैं और पौधे की अच्छी तरह से हमने उसमें खाद देनी है ताकि जो है पैदावार भरपूर हो सके। और भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।